तो रणथंभौर के चौहान शुरू करते हैं। भाई जब भी किसी वंश की बात आती है तो वहाँ के राजाओं की बात उठती है, और जब राजाओं की बात उठती है तो सबसे पहले बात उठती है दुर्ग, क्योंकि राजा रहता कहाँ है? दुर्ग में। तो रणथंभौर में भी एक दुर्ग है, आप लोग जाके आए होंगे, बहुत ही शानदार दुर्ग है। ठीक है, रणथंभौर का दुर्ग जो पहाड़ी पर बसा हुआ है। ठीक है, ठीक है, रणथंभौर का दुर्ग। अब जो ये रणथंभौर का दुर्ग है ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है रणथंभौर का दुर्ग। दूर से देखने पर नजर नहीं आता, अंदर की मन की गहराइयों से देखना पड़ता है इसको। ठीक है, मन की गहराइयों से इसके दर्शन होते हैं जब अपन अंदर घुसते हैं, जब अपनी इच्छा करती है कि यार चल चलते हैं गणेश जी का मंदिर देख आते हैं, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। आप सब लोग जानते हैं रणथंभौर दुर्ग के अंदर है। ठीक है, कुछ गए भी होंगे, कुछ जो नहीं गए हैं, बारिश के टाइम पे जाके आना। ठीक है, बहुत अच्छा नज़ारा होता है वहाँ का। ठीक है, राजस्थान का प्रथम शाखा भी यहाँ पर हुआ, वो बात अपन करते हैं धीरे धीरे। तो रणथंभौर का जो दुर्ग है 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, दूर से देखने पर नज़र नहीं आता। ठीक है, बाकी जो दुर्ग हैं वो दूर से देखने पर नज़र आते हैं, चित्तौड़ का देखो, कुंभलगढ़ देखो। ठीक है, तो जब ये नज़र नहीं आता तो अबुल फजल ने इसके लिए क्या बोला? अबुल फजल बोलता है इसके लिए कि भाई सब दुर्ग तो नंगे हैं। सब दुर्ग कैसे हैं? नंगे, बट ये क्या है? नंगा नहीं है। ठीक है, नंगा नहीं है ये दुर्ग। ठीक है, क्यों? नजर ही नहीं आता, इसका मतलब कुछ ना कुछ पहन रखा है। ठीक है, या फिर किसी चीज के अंदर बंद है ये, तो इसको बोलते हैं बख्तरबंद दुर्ग। क्या? बख्तरबंद। ठीक है, इसने कुछ पहन रखा है या फिर किसी चीज के अंदर बंद है, तभी तो नहीं दिख रहा। तो अबुल फजल ने कहा है कि सब दुर्ग नंगे और ये दुर्ग बख्तरबंद। ठीक है, अब क्या होता है, राजा महाराजा जब कोई दुर्ग बनाते थे तो इस तरीके से दुर्ग बनाते थे कि दुर्ग में आने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता हो सामने वाली सेना के लिए। भाई खुद के लिए तो वो गुप्त मार्ग रखते ही थे। ठीक है, लेकिन यदि कोई दुश्मन आक्रमण कर दे तो उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता हो ताकि हमारी सेना उसको सामने से लड़ सके, पीठ पीछे वार नहीं कर पाए दुश्मन सेना। तो क्या करते थे भाई, जैसे ये एक ही रास्ता, तो वो क्या करते थे, उस रास्ते पे से यदि कोई दुश्मन आएगा तो वो इससे पहले भाई जो मेन दुर्ग है उससे पहले एक छोटा दुर्ग और बना देते थे कि यार रास्ता तो यही है, आधे सैनिक यहाँ रख देते हैं कुछ एक संख्या में, ताकि अगर कोई आएगा तो पहले अपन सतर्क हो जाएंगे और ये लड़ाई कर लेंगे उनसे। भाई अपना टाइम बचेगा, यहाँ से यहाँ तक उनको आने नहीं देंगे अपन। ठीक है, यहीं रोक लेंगे और सेना को भेज देंगे वापस, ताकि अपना इस दुर्ग से ही काम हो जाए, यहाँ तक अपन पे आँच नहीं आए। तो जो भी दुश्मन आक्रमण करता वो क्या करता, पहले इस दुर्ग पर आक्रमण करता, अगर इसको जीत लेता फिर वहां जाता। तो इस दुर्ग पे कब्जा करने के लिए सबसे पहले ये दुर्ग जीतना जरूरी था। ठीक है, मतलब अगर इस ताले को खोलना है तो ये चाबी हासिल करना जरूरी है। ठीक है, तो एक तरीके से ये क्या है, चाबी हो गई, कुंजी हो गई। ठीक है, ये कुंजी हो गई रणथंभौर दुर्ग की। इस कुंजी का क्या नाम है? जाहिन दुर्ग। क्या कहते थे? जाहिन दुर्ग। ठीक है, राजस्थान में ऐसे 2 ही हैं। ठीक है, एक तो जालोर का दुर्ग और एक रणथंभौर दुर्ग। जालोर दुर्ग की कुंजी सिवाना दुर्ग है और रणथंभौर दुर्ग की कुंजी जाहिन दुर्ग है। ठीक है, तो जब भी अपन जाते हैं रणथंभौर तो पहले जाहिन दुर्ग पड़ता है, फिर जैसे ही अपन ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो यहाँ पर एक दरवाजा पड़ता है, उसको बोलते हैं नौलखा दरवाजा। नौलखा दरवाजा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है और पूछा भी गया है एग्जाम में। बाकी चीज़ें तो इसलिए नहीं पूछी जाती भाई, जैसे भेरू पोल है, पांडव पोल है, राम पोल है, लक्ष्मण पोल है, हनुमान पोल है, ये और दुर्गों में भी है। तो कोई अलग निराली चीज़ होगी, जैसे नौलखा दरवाजा और कहीं नहीं है। ठीक है, तो वही एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप करेगा ताकि कोई दिक्कत नहीं आए, क्योंकि ऑब्जेक्शन उठ जाते हैं ना, ये वहाँ पर भी है और वहाँ पर भी है। तो नौलखा दरवाजा। ठीक है, जैसे ही थोड़ा और अंदर जाते हैं तो दुर्ग के थोड़ा और अंदर यहाँ पर एक छतरी पड़ती है। ठीक है, 32 खंभों की छतरी है। ठीक है, 32 खंभों की छतरी। कहते हैं कि जैत्र सिंह ने 32 वर्ष तक शासन किया था। जैत्र सिंह जो हम्मीर देव के पिता थे,
ठीक है, उन्होंने 32 वर्षों तक शासन किया। तो हम्मीर देव ने अपने पिता की याद में 32 खंभों की छतरी बनाई और इसे न्याय की छतरी कहते हैं। यहीं पर बैठकर हम्मीर न्याय किया करते थे। ठीक है, उसके बाद थोड़ा और आगे जाते हैं तो त्रिनेत्र गणेश जी का यहाँ पर मंदिर मिलता है। ठीक है, त्रिनेत्र गणेश जी का। ठीक, आजकल तो दुनिया गणेश जी के मंदिर को ही देखने जाती है, दुर्ग को देखने कोई नहीं जाता। ठीक है, ज़्यादातर लोग 90% लोग गणेश जी के दर्शन करने ही जाते हैं। गणेश चतुर्दशी पर यहाँ पर भीड़ लगती है खतरनाक वाली। ठीक है, अब त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर तो रणथंभौर में है। ठीक है, इसके अलावा और भी गणेश जी हैं। कैसे? खड़े गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है? कोटा में। ठीक है, इसके अलावा बाजना गणेश जी का मंदिर सिरोही में। भाई सिरोही में क्या है? सिरोही में ऊंची चोटी है ना, ऐसे याद रख लेना। सिरोही में चोटी ऊंची है तो बादल बरसते हैं, वहां पे गरजते हैं और बाजते भी हैं, बरसते भी हैं। तो बाजना गणेश जी सिरोही में। ठीक है भाई, बाजना गणेश जी सिरोही में। उसके अलावा हेरंब गणेश जी का मंदिर भी है। हेरंब गणेश जी का मंदिर, जिसमें गणेश जी महाराज सिंह पर विराजमान हैं और अपने दर्शन दे रहे हैं भक्तों को। ठीक है, ये मंदिर कहाँ पर है? जूनागढ़ में, बीकानेर में। जूनागढ़ जिसे गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं। ठीक है, और बात हो गई तीनों मंदिरों की। ठीक है, अब अपन थोड़ा आगे देखते हैं, रणथंभौर की आगे की चर्चाएं करते हैं। जाहिन दुर्ग और रणथंभौर क्या बातें रही भाई? जैसे अपन ने और शासक तो अपन को पढ़ने नहीं है, हम्मीर देव से शुरू करना है। तो बात करते हैं हम्मीर देव की। ठीक है, हम्मीर देव चौहान। भाई हम्मीर देव चौहान की बहुत सी बातें हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है। सच मायने में देखा जाए तो चौहानों के एक प्रतापी शासक ये भी हुए हैं, क्योंकि इन्होंने इनके जीवन में 17 युद्ध किए, जिनमें से इनकी 16 में विजय हुई। कोटिय यज्ञ इन्होंने करवाया। उसके अलावा इन्होंने मेवाड़ तक विजय पाई, मांडलगढ़ से टैक्स वसूला। ठीक है, तो प्रतापी शासक हुए हैं। तो इनके भी ग्रंथ देखने को मिलते हैं। हम्मीर महाकाव्य। ठीक है, हम्मीर महाकाव्य किसने लिखा है? नयन चंद्र सूरी ने। किसने लिखा है? नयन चंद्र सूरी ने। पहले देख लेते हैं, फिर मैं याद भी करवा दूंगा कैसे याद करना है। ठीक है, उसके अलावा ठीक है, एक है हम्मीर रासो। हम्मीर रासो सारंगधर ने। किसने लिखा है? सारंगधर। ठीक है, तीसरा है हम्मीर हट। ये किसने लिखा है? चंद्रशेखर ने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि हम्मीर देव चौहान की उत्पत्ति के अपन को प्रमाण कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, किस ग्रंथ में इनका उल्लेख मिलता है? तो हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर रासो और हम्मीर हट। याद करने का तरीका भाई कैसे? हम्मीर हट तो लिखा किसने है? चंद्रशेखर ने। तो जो चंद्रशेखर आजाद थे वो हटी थे। कभी उन्होंने सुनी अंग्रेजों के सामने? क्या उन्होंने घुटने टेके? नहीं टेके। वो खुद की गोली से ही शहीद हो गए। उन्होंने खुद के प्राण अपनी गोली से ही आजाद कर दिए। अंग्रेजों की गोली नहीं खाई थी चंद्रशेखर आजाद ने। ठीक है, तो उसके अलावा हम्मीर महाकाव्य। ठीक है, तो याद कर लेना, हटी कौन थे? चंद्रशेखर जी। ठीक है, महाकाव्य। महाकाव्य यानी महा यानी जो बड़ा है। बड़ा कौन होता है? बड़ा तो या तो सूरज होता है। ठीक है, सूरी। सूरी मतलब सूरज। ठीक है, या चंद्रमा होता है। तो चंद्र सूरी क्या है? बड़े हैं। ठीक है, और नयन भी बड़े होते हैं बहुतों के, मोटे मोटे नैनो वाले। ठीक है, मोटे मोटे नैनो वाले। ठीक है, हम्मीर रासो जो बच गया वो सारंगधर जी ने लिखा। उल्टा याद कर लेना इसे, सा रे मतलब सो रा आ रहा है ना, सा रे, और इधर भी सा रे। ठीक है, तो मैच ट्यूनिंग बैठ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा आगे। ठीक, हम्मीर देव चौहान ने अपने जीवन काल में 17 युद्ध किए, जिसमें से 16 जीते, और जो अंतिम युद्ध था उनमें इसकी हार हुई अलाउद्दीन खिलजी से, वो हुआ, वो अपन डिस्कस करते हैं। इसके अलावा इन्होंने कोटिय यज्ञ भी करवाए। ठीक है, और इसके भी अलावा हम्मीर देव चौहान अपने राजस्थान में एक अलग ही स्थान रखते हैं। ये अपना एक स्लोगन है, अतिथि देवो भव। तो शरणागत की रक्षा के लिए जाना जाता है इन्हें। किसके लिए जाना जाता है? शरणागत की रक्षा के लिए। ठीक है, मोहम्मद शाह की इन्होंने रक्षा करी थी
किससे? अलाउद्दीन खिलजी से। वो एक उसी के कारण रणथंभौर की चौहान शाखा समाप्त हुई। ठीक है, तो अपन वो देखेंगे। इन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, लेकिन अपने जो शरण में जो आए हुए इनके जो शरणार्थी थे उन पर आज तक नहीं आने दी। तो हमारा देश ही ऐसा है, कुछ निराला है। राजस्थान का गौरव भी और निराला है। राजस्थान में भी ऐसी कई गाथाएं हैं जिन्होंने दूसरे की रक्षा के लिए भाई अपनी पन्नाध्याय जो हुई चित्तौड़ में, उन्होंने क्या करा, खुद के पुत्र का बलिदान दे दिया, लेकिन उदय सिंह पर आंच नहीं आने दी। ठीक है, तो बात करते हैं थोड़ी आगे कैसे रणथंभौर दुर्ग पर लड़ाइयाँ होने लगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देखते हैं अपन लड़ाई कैसे शुरू हुई। हमीरदेव चौहान का शासनकाल रहा 1282 से 1301 तक। ठीक है, उस समय अपना राजस्थान ये, और यहाँ पर दिल्ली का जो शासक था उसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, जेके, क्या था? जेके, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहा और राजस्थान के यहाँ पे अपना सवाई माधोपुर है, तो इन्होंने सोचा कि मैं जो ये कोणों के जो एरिया हैं यहाँ पर अपना साम्राज्य विस्तार करूँ। तो इन्होंने चाहा कि रणथंभौर दुर्ग तक भी अपना अभियान पहुँचे, अपनी चर्चा पहुँचे। तो इन्होंने रणथंभौर को कब्जे में करने के लिए घेरा डाल दिया। कहाँ पर? जाहिन की दुर्ग के आसपास। ठीक है, कब? 1290 में फर्स्ट टाइम। उस समय जो जाहिन दुर्ग की जो कमान थी वो सेनापति गुरुदास सैनी संभाल रहे थे। ठीक है, जब यह घेराबंदी हुई उस समय मुठभेड़ में गुरुदास सैनी की मृत्यु हो गई, वो वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है, लेकिन जाहिन दुर्ग पर तो इन्होंने एकदम से कब्जा तो कर लिया, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पाए और फिर 1290 में यहीं से इन्होंने वापस दिल्ली प्रस्थान कर दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ भाई? जैसे अगर अपन किसी चीज को जीत नहीं पाते हैं, ठीक है, अगर अपन जीत नहीं पाते हैं तो अपने मन में लालसा रहती है यार कब वो चीज़ हाथ लगेगी। भाई जैसे आपने कभी प्रेम किया, ठीक है, प्रेम भाई सभी करते हैं यार अपनी उम्र में। तो जैसे आपके मन में किसी के लिए लालसा है, ठीक है, और वो आपको हासिल नहीं हो पा रहा है, ठीक है, आपका प्रेम अगर आपको हासिल नहीं हो पा रहा है तो आपका मन विचलित होता है कि कब उससे दीदार होंगे, उसकी नैनों से नैन लड़ेंगे और दिल से दिल मिलेंगे और हम उनका दिल जीत पाएंगे। ठीक है, तो जीत के लिए बेकरार रहता है आपका दिल। उसी प्रकार जलालुद्दीन खिलजी भी चाहते थे क्या कि मैं रणथंभौर दुर्ग का मालिक बन जाऊं, ठीक है, अधीनता स्वीकार करवा लूं। तो जलालुद्दीन खिलजी ने क्या करा, फिर 2 साल बाद 1292 में फिर अटैक किया जाहिन दुर्ग पर। ठीक है, अब जो अपने हमीरदेव चौहान थे पहले से ज्यादा सतर्क थे, उन्होंने सेना पहले से ज्यादा मजबूत करी। ठीक है, और इस बार जो आक्रमण हुआ उससे रणथंभौर दुर्ग की नींव तक नहीं हिली। ठीक है, जो सेना थी, जो जलालुद्दीन खिलजी के साथ जो साथी आए थे वो जाहिन दुर्ग को घेर के बैठ गए। ठीक है, अब वो बैठ तो गए लेकिन यार जीते तो जीते कैसे अब, ठीक है, इस दुर्ग को जीते तो जीते कैसे। 2 महीने निकल गए, 3 महीने निकल गए, तब जलालुद्दीन खिलजी की एनर्जी भी कम पड़ गई। जलालुद्दीन खिलजी कहने लगे कि जीतेंगे, हम जीतेंगे, जरूर जीतेंगे, अपना जज्बा निभाते रहो। तो जलालुद्दीन खिलजी का एक सेनापति था, क्या, अहमद चाप। क्या था, अहमद चाप या चप या चुप। तो अहमद चाप या चुप ने कर दिया किसको चुप, अपने जलालुद्दीन खिलजी। उस टाइम जो अहमद चाप थे तो उन्होंने सरदार से बोला कि सरदार अपने सैनिक थक चुके हैं, खाना भी खत्म हो चुका है और हम जीतेंगे तो जीतेंगे कैसे, लौट चलते हैं। तो उस समय जलालुद्दीन खिलजी ने सोचा कि यार अगर मैं अभी मना कर दूंगा इससे तो अपनी इंसल्ट होगी। क्या होगी, इंसल्ट। ठीक है, सेनापति के सामने अपनी सेना यार मान जाएगी। ठीक है, तो 3 महीने 2 महीने वहां टिके रहने के बावजूद, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी कह रहे हैं क्या कि यार चलने का तो अब है तो सही, लेकिन चलें कैसे, क्या कह के चलें। उनके दिमाग में आई तरकीब, क्या, कोई चीज जो हासिल नहीं हो पा रही तो उसमें कमी निकाल दो। ठीक है भाई, रणथंभौर दुर्ग हासिल नहीं हो पा रहा तो इसमें कमी निकाल दो।
ठीक है, अपन से जो एग्जाम फाइल नहीं होती अपन उसमें कमी निकाल लेते हैं। ठीक है, लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले थे तो लोमड़ी क्या बोली, अंगूर खट्टे हैं। क्या है भाई, अंगूर खट्टे हैं। ठीक है, आपको आपका प्यार नहीं मिला तो क्या बोला, अरे यार वो तो पागल है यार, चल ठीक है, उससे बड़ी एक जाएगी दूसरी आएगी। ठीक है, ऐसे आप लोग भी कह देते हो। तो जलालुद्दीन खिलजी ने भी कह दिया क्या भाई, ये जो दुर्ग है इतना कोई खास दुर्ग नहीं है, मैं ऐसे 10 दुर्गों को अपने मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। ठीक है, क्या बोला जलालुद्दीन खिलजी, ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर तवज्जो नहीं देता। ठीक है, तो भाई ऐसा कहने के बाद वो सेना लेके चल दिए और वापस आ गए कहां पर, दिल्ली। ठीक है, तो 2 बार आक्रमण किया, दोनों बार विजय नहीं पा सके। कौन, जलालुद्दीन खिलजी। धीरे धीरे सत्ताएं पलटी। जलालुद्दीन खिलजी का जो दामाद था वो कौन था, एके अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जिसकी वजह से ही प्रथम शाखा हुआ, द्वितीय हुआ, तृतीय हुआ और चतुर्थ भी राजस्थान का उसी की वजह से हुआ। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी क्या बोलते हैं, बोलते क्या हैं, करते हैं। सबसे पहले तो ये मर्डर कर देते हैं अपने चाचा का। ठीक है, भतीजा भी था और दामाद भी यही था, और इसकी बेटी से विवाह कर लिया अलाउद्दीन खिलजी ने, और दिल्ली के नए सुल्तान बन गए कौन, अलाउद्दीन खिलजी। एक के आपने पिक्चर देखी